हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईसीटी बुक ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे। चलिए बेटा, बात कर रहे थे हम लोग एनिमल टिश्यूज की। ठीक है, एनिमल टिश्यूज में लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स और स्मूथ मसल्स के बारे में, यानी कि मसल्स टिश्यूज के बारे में। ठीक है, एक टॉपिक हमारा इसमें बचता है जो कि है न्यूरल टिश्यूज, तो इसकी बात करेंगे। न्यूरल टिश्यूज मतलब कि नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो न्यूरॉन्स हैं उनमें जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं, उनमें जो टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं वो कैसे काम करते हैं, तो उन्हीं की बात करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा न्यूरल टिश्यूज, इनकी बात करेंगे। देखिए यहाँ पर आपको न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं और ये न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर में आपको समझ में आ रहा होगा कि ये स्ट्रक्चर कैसा है, एक नेटवर्क के समान है, जाल के समान है ना। कैसा होता है? जाल। तो वही बात है, मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स, यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम। आपको पता है न्यूरॉन्स क्या है? न्यूरॉन्स इज द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की जो यूनिट है न्यूरॉन्स, उसी से बने होते हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी, इनका सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है ना। ये कंट्रोलर ऑफ द बॉडी कहलाते हैं। तो ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी। न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल्स, दे कैरी इम्पल्सेस। ये इम्पल्सेस को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम करते हैं। न्यूरॉन्स आर प्रोटेक्टेड एंड सपोर्टेड बाय न्यूरोग्लियल सेल्स। ये न्यूरोग्लियल सेल्स हैं, सेल्स क्या हैं इनको समझते हैं। तो ये एक तरह से प्रोटेक्शन का काम करती हैं, किसके लिए? न्यूरॉन्स के लिए। ठीक है, न्यूरोग्लिया मेक अप मोर देन हाफ द वॉल्यूम ऑफ न्यूरल टिश्यूज। न्यूरोग्लिया क्या करती हैं? आधा वॉल्यूम बनाती हैं, मतलब कि आधा पार्ट न्यूरल टिश्यूज का केवल और केवल न्यूरोग्लिया बनाने का काम करती हैं। ठीक है, देखिए अब आते हैं एनसीईआरटी क्या लिखती है। न्यूरल टिश्यूज एक्सक्रीट द ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर द बॉडीज रिस्पॉन्सिवनेस टू चेंजिंग कंडीशंस। न्यूरॉन्स द यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम आर एक्सिटेबल सेल्स। ये क्या होती है? जो न्यूरॉन्स होती हैं उसी से मिलकर बनी होती है न्यूरल टिश्यूज। देखिए यहाँ पर एक फिगर दिखाई दे रहा है जो एनसीईआरटी का फिगर है, और एनसीईआरटी का 7.8 फिगर है न्यूरल टिश्यूज का, न्यूरॉन्स विथ न्यूरोग्लिया। यहाँ पर ये एक्सॉन दिखाई दे रहा है आपको। सेल बॉडी विथ न्यूक्लियस, ये मेन सेल बॉडी होती है जो न्यूरॉन की सेल बॉडी होती है। डेंड्राइन पार्ट दिखाई दे रहा है, डेंड्राइन, और ये न्यूरोग्लिया दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये मेन एक तरह से स्ट्रक्चर है जो न्यूरॉन्स को शो करता है। एनसीईआरटी का फिगर है, इसको देख लीजिएगा। आगे देखते हैं। आगे अगेन ये आपको एक नर्व सेल्स दिखाई दे रही, ठीक है, जिसमें आपको देखिए ये बीच में इनमें सेल बॉडी दिखाई दे रही। सेल बॉडी द सेल्स लाइफ सपोर्ट, ये सेंटर को सपोर्ट करने का काम करते हैं। डेंड्राइन्स रिसीव मैसेज फ्रॉम अदर सेल्स। डेंड्राइन्स का काम होता है कि बाहर से जो मैसेज आ रहे हैं, बाहर से जो अदर सेल्स से मैसेज आ रहे हैं उनको रिसीव करने का काम करते हैं। ठीक है, एक्सॉन का काम होता है पासेस मैसेज अवे फ्रॉम टू सेल बॉडी टू अदर न्यूरॉन्स मसल्स आर ग्लैंड्स। इनका काम है, एक्सॉन्स का काम है कि अच्छा सेल बॉडी में मैसेज कहाँ से आया? बाहर से। अब उसको भी तो कहाँ पहुंचाना है? उसको भी तो ऑर्गन्स तक पहुंचाना है। बाकी अदर ग्लैंड्स हैं, मसल्स हैं, उन तक पहुंचाने का काम ये एक्सॉन का होता है। न्यूरल इम्पल्सेस एक्शन पोटेंशियल इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ट्रेवलिंग डाउन टू द एक्सॉन। ये एक्सॉन में ही क्या होता है? न्यूरल इम्पल्सेस का एक तरह से ट्रांसपोर्ट होता है। टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ एक्सॉन form junctions with other cells. Myelin sheath covers the axon of some neurons and helps speed न्यूरल इम्पल्सेस। ठीक है, तो ये इतने पार्ट्स आपको एक जनरल से न्यूरल टिश्यूज में देखने को मिलते हैं। देखिए ये आपको दिखाई दे रहा एक पूरा नेटवर्क लाइक, जैसा कि हमारे ब्रेन में होता है, और हमारे ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो उस तरह से होता है जैसे कि पूरा का पूरा एक जाल होता है। दुनिया में कोई भी ऐसी मशीन नहीं है, कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं, चाहे जितना भी बड़ा साइंटिस्ट हो, कोई भी ऐसा वो नहीं बना पाया जितना पावरफुल हमारा दिमाग है, हमारा जो ब्रेन है।
ठीक है। लगभग 100 बिलियन न्यूरॉन्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, कब? जब बच्चा जन्म लेता है। लेकिन अच्छा कहेंगे कि इतने बिलियंस न्यूरॉन यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, तो बच्चा जब पैदा होता है तब इतना स्मार्ट क्यों नहीं होता, इतना इंटेलिजेंट क्यों नहीं होता? वो इसलिए नहीं होता क्योंकि न्यूरॉन्स को इंटरकनेक्टेड होना पड़ता है। जैसे जैसे आप जो चीजें उनको एक्सरसाइज देते हो, उनको काम देते हो, तो वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। जब इंटरकनेक्टेड होते हैं तब क्या होता है, तब न्यूरॉन्स काम करते हैं, और इंटरकनेक्टेड होने के बाद फिर इंटेलिजेंस बढ़ती है। ठीक है, तो ये अच्छा एक चीज और आपको पता होगा, जो हमारा न्यूरल सिस्टम है, न्यूरॉन्स हैं, वो उनमें डिवाइडेशन की क्षमता नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उनका जो फॉर्मेशन है वो बन गया तो बन गया, उनमें फिर डिवाइडेशन ऐसा नहीं है। उनमें सेल्स उनमें पता चल रहा है माइटोसिस हो रही है, मियोसिस हो रही है, ऐसा कोई प्रोसेस उनमें नहीं होता है। वो एक बार फॉर्मेशन हो गया तो हो गया, उसके बाद उनमें कोई भी डिवाइडेशन नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, जो कि एक ये सेल ये क्या है, ये न्यूरॉन का सेल बॉडी वाला पार्ट हो गया। ये क्या है, ये हो गई इसकी सेल बॉडी। ठीक है, सेल बॉडी से ये डेंड्राइन लगे हुए हैं, डेंड्राइन लगे हुए हैं, डेंड्राइन से पीछे इधर साइड एक्सॉन लगे होंगे। तो ये सारे के सारे आपको एक स्ट्रक्चर से एक सेल, जैसे ये अलग एक सेल हो गई, ये अलग एक न्यूरॉन सेल हो गई। ठीक है, ये अलग हो गई, ये अलग अलग न्यूरॉन सेल आपको दिखाई दे रहे हैं। चलिए और आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा है एनसीईआरटी में। देखिए, द न्यूरोग्लियल सेल विच कॉन्स्टिट्यूट द रेस्ट ऑफ द न्यूरल सिस्टम प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट्स न्यूरॉन। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, न्यूरोग्लियल सेल्स ऐसी सेल्स हैं जो न्यूरॉन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। न्यूरॉन्स खुद से अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता है, उसके लिए भी सेल्स प्रेजेंट होती हैं। भाई उसका काम है न्यूरॉन्स का कि वो पता चले इम्पल्सेस आ रहे हैं, उनमें बाकी चीजें आ रही हैं, लेकिन उसके लिए भी बाहर से एक प्रोटेक्शन चाहिए ना, बाहर से एक कोई मजबूत बंदा होना चाहिए कि भैया तुम्हारी रक्षा करने के लिए हम खड़े हैं, तुम अपना काम फ्री होके करते रहो। तो उसके लिए न्यूरोग्लियल सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि क्या करती हैं, जो न्यूरल सिस्टम को प्रोटेक्ट करने का करती हैं, काम करती हैं, और न्यूरॉन्स को सपोर्ट प्रदान करती हैं। न्यूरोग्लिया मेक्स अप मोर देन 1/2 टू द वॉल्यूम ऑफ न्यूरल टिश्यूज इन आवर बॉडी। ध्यान रखेंगे, न्यूरोग्लिया लगभग हमारी बॉडी का हाफ वॉल्यूम, किसकी बात कर रहे हैं, न्यूरल टिश्यूज का। तो न्यूरल टिश्यूज का हाफ वॉल्यूम लगभग सिर्फ और सिर्फ न्यूरोग्लिया बनाती हैं। ग्लियल सेल्स क्या होती हैं, ग्लियल सेल्स जिनको ग्लू कहा जा सकता है। ग्लू मतलब कि आप जानते हो ना, चिपकाने वाला जो सबस्टेंस आता है, किसी भी चीज को क्या करते हैं, आपको अटैच करना है, चिपकाने, तो उसके लिए ग्लू आते हैं, है ना, गम बोलते हैं, ग्लू बोलते हैं, जो भी बोलते हो। तो ग्लियल का मतलब ग्लू होता है। ग्लू आर न्यूरोग्लियल सेल्स आर द हेल्पर सेल्स, दे सपोर्ट्स द न्यूरॉन। मोर ग्लियल सेल्स मोर ग्लियल्स देन न्यूरॉन्स इन्वॉल्व्स इन द न्यूट्रिशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द नर्व सेल्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ग्लियल सेल्स का काम क्या होता है, तो ये एक तरह से ग्लू का काम करती हैं। किसका? ग्लू का काम करती हैं, चिपकाने का काम करती हैं, हेल्पर सेल्स कहलाती हैं। दे सपोर्ट्स द न्यूरॉन मोर ग्लियल्स देन न्यूरॉन्स। ये न्यूरॉन्स को सपोर्ट करने का काम करती है। इन्वॉल्व्स इन द न्यूट्रिशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द नर्व सेल्स। नर्व सेल्स के लिए जो भोजन पानी है वो भी यही लाती हैं, और इनके मेंटेनेंस में यही काम करती हैं। चलिए देखिए, ये आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है एक नर्व सेल्स का, इसमें आपको न्यूक्लियस दिखाई दे रहा, सेल बॉडी जिसको कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस हो गया, सॉरी न्यूडस हो गया, ये न्यूरॉन हो गया जिसको सेल बॉडी कहा जाता है, ये डेंड्राइन वाला पार्ट हो गया। स्ट्रेटोसाइट या ग्लियल सेल्स, ये बाहर से जो रेड कलर की दिखाई दे रही ना, ये हैं ग्लियल सेल्स, जो कि गोंद की तरह चिपकी हुई होती है। इसे देखिए, ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट यहाँ पर अटैच है ना, ऐसे ही ये वाला पार्ट भी इससे चिपका हुआ है। तो ये काम होता है ग्लियल सेल्स का। और बाहर से ये क्या करती हैं, जो भी न्यूट्रिशंस है, जो भी फूड मटेरियल है, वेसल्स है, ब्लड वेसल्स हैं, वो ऐसा नहीं है वो डायरेक्ट इसमें आ जाती है न्यूरॉन्स में, वो काम इसका नहीं होता, वो काम होता है ग्लियल सेल्स का। ग्लियल सेल्स तक न्यूरॉन्स में
ग्लियल सेल्स में ब्लड आता है, पहले ब्लड वेसल्स आके डायरेक्ट न्यूरॉन्स को सप्लाई नहीं देती हैं, वो पहले ग्लियल सेल्स न्यूरोग्लियल सेल्स पर आती हैं। न्यूरोग्लियल सेल्स मतलब छानबीन करेगा कि कौन सा ऐसा सबस्टेंस है जो न्यूरॉन्स तक पहुंचाना है और कौन सा ऐसा है जो नहीं पहुंचाना है। तो वो काम होता है किसका, न्यूरोग्लियल सेल्स का। ठीक है, तो ये ग्लियल सेल्स एक तरह से प्रोटेक्टर का काम करती है। अच्छा मान लीजिए ऐसे होता है कि कई बार बहुत सारी दवाइयां आप खाते हो, ठीक है, तो दवाइयां सीधे आपके ब्रेन में जाके असर नहीं करती हैं। जिसके लिए आप खा रहे हो, पता चल रहा है पेट में दर्द हो रहा है, ठीक है, कमर दर्द कर रही है, कहीं और पता चले कोई भी और दिक्कत हो रही है, तो आप उसके लिए दवा खा रहे हो। लेकिन अगर वो दवा सीधे जाए और आपके ब्रेन में चली जाए तो क्या होगा, तो उसके लिए ये ग्लियल सेल्स प्रोटेक्शन का काम करती हैं। ब्लड वेसल्स में मान लीजिए आपने खाया या कोई इंजेक्शन आपके बॉडी में गया, इंजेक्शन गया तो बॉडी में पता चल रहा है कि वो किसके लिए गया है, वो आपके हार्ट के लिए गया है, लीवर के लिए गया है, स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए गया है, तो वो वहीं जाए, ऐसा नहीं है कि वो ब्रेन में चला जाए। उसके लिए ग्लियल सेल्स ब्रेन के बाहर खड़ी होती हैं। जैसे होता नहीं है कि कोई महल है, महल के बाहर एक पहरेदार खड़ा है, तो वैसे ही ये पहरेदार की तरह खड़ी होती हैं। अब पहरेदार देखेगा, पहले चेक करेगा कि कौन अंदर जाने लायक है कि नहीं है। बाहर से ब्लड के साथ जो भी सबस्टेंसेस गए, भाई ब्लड का काम तो पूरी बॉडी में फ्लो करना है, वो सब जगह लेके जाएगा, सबके पास लेके जाएगा, भाई ये तुमको जरूरत है क्या, तुमको जरूरत है क्या, तुमको जरूरत है क्या, तो इस तरह से वो सब पूरे बॉडी में ट्रेवल करता है। तो ब्लड तो सबके पास वो सबस्टेंस लेके जाएगा। अब वो जो ऑर्गन है या वहाँ की जो सेल्स हैं वो डिसाइड करेंगी कि हमको जरूरत है तब हम लेंगे। जैसे कि कोई मान लीजिए ऐसे कोई सामान बेचने वाला है, तो वो सामान बेचने वाला कोई आया और वो पूरे गांव में टहल रहा है ना, उसका काम है कि पूरे गांव में पूरे घर घर जाके वो पूछेगा कि बहन जी ये सामान लेना है, भैया ये सामान लेना है, आपको ये चाहिए वो चाहिए। तो अब वो घर के लोग तय करेंगे, ये पर्टिकुलर जहां पर वो जा रहा है उस एरिया के लोग तय करेंगे कि अच्छा हमको इसकी जरूरत है तो ले, नहीं जरूरत है क्यों लेंगे भाई, है ना। तो वैसी ही बात है कि ब्लड का काम क्या है, वो एक तरह से सामान बेचने वाला है। उसका काम है कि उसके पास जो चीजें आई हैं वो सब जगह लेके ट्रेवल कर रहा है, भैया तुम भी ले लो, तुम्हें जरूरत है क्या, भैया तुम भी ले लो, तुम्हें जरूरत है क्या। तो अब जो बॉडी के सेल्स हैं वो कहती हैं कि हमको नहीं चाहिए, हमको जरूरत नहीं है, वहां पर पहुंचाओ, हमको नहीं चाहिए, हमको भी जरूरत नहीं है। और जिसकी जरूरत है, जिसको चाहिए वो ले लेगा अपना, जिसको जरूरत नहीं है वो नहीं लेगा, है ना। तो न्यूरॉन्स में ये ग्लियल सेल्स का काम यही होता है कि जो भी बाहर से ऐसे सबस्टेंसेस जा रहे हैं ब्लड के साथ, वो उनको देखता है, पहले परखता है कि अच्छा ये ब्रेन में जाने लायक है कि नहीं है, न्यूरॉन्स में इनका कोई असर तो नहीं है, इनका कोई रिएक्शन तो नहीं होगा, तब वो जाने देगा। या फिर सीधी सी बात है, न्यूरॉन्स के लिए जो पोषक पदार्थ हैं, जो उसको खाना पानी चाहिए, उनको बस जाने देगा। कोई भी ऐसा केमिकल ब्रेन तक नहीं पहुंचता है डायरेक्टली जो कि ब्रेन को डैमेज करे। तो ये काम किसका होता है, ये ग्लूअल सेल्स का होता है, ग्लियल सेल्स का होता है, जिनको कहा जाता है कि ये एक तरह से प्रोटेक्शन का काम करती हैं। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा अगेन माइक्रोग्लियल सेल्स आपको ये दिखाई दे रही हैं, ये प्रेजेंट हैं, और ये आपकी एक सेल हो गई जिसको आप न्यूरॉन सेल कहते हैं। तो न्यूरॉन सेल से आसपास जैसे ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, तो ये इस तरह से प्रेजेंट है कि जो भी आसपास के न्यूरॉन्स हैं वहां पर कौन सी चीजें जानी है कि नहीं जानी है, वो प्रोटेक्शन करके ये भेजती हैं। ठीक है, चलिए अब ये एक आपको क्या है फिगर दिखाई दे रहा है, तो इसको आप एक बार नोट कर लीजिएगा, फिगर देख के बना लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, नोट कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। ग्लियल सेल्स आर फाउंड इन, कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, सबसे पहले देखेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, जिसको पीएनएस कहा जाता है, कंटेन्स, इसमें सैटेलाइट सेल्स देखने को मिलती हैं एंड स्वान सेल्स देखने को मिलती हैं। स्वान सेल्स बनाती हैं माइलिन शीथ से बनी होती हैं, ठीक है, और ये निकालती हैं, इनसे सिक्रीशन होता है न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर्स का। ठीक है, और सैटेलाइट सेल्स से क्या होता है, ये सपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। दूसरा आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसमें क्या क्या आता है, तो देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ओलिगोडेंड्रोसाइट्स को बनाती हैं, माइक्रोग्लिया को, जिसको मॉडिफाइड इम्यून सेल कहा जाता है, और एस्ट्रोसाइट्स को बनाती हैं, और एपेंडाइमल सेल्स का फॉर्मेशन होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, किसके थ्रू, ग्लियल सेल्स के थ्रू। अब यहाँ पर ओलिगोडेंड्रोसाइट्स ये
माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करती हैं। माइक्रोग्लिया ये स्कैवेंजर्स का काम करती हैं, मतलब बाहर से जो सूक्ष्म जीव आ रही हैं या बाहर से जो ऐसा कोई हानिकारक सब्सटेंस, हानिकारक कोई ऐसा जीवाणु आ रहा है जो ब्रेन तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, तो ये स्कैवेंजर्स, ये इम्यून सेल्स उनको खा लेती हैं, उनको अपना आहार बना लेती हैं, उनको नष्ट कर देती हैं खा के, ठीक है। एस्ट्रोसाइट्स का काम क्या होता है? दे प्रोवाइड्स सबस्ट्रेट फॉर एटीपी प्रोडक्शन, ये एटीपी के प्रोडक्शन में, जनरेशन में हेल्प करते हैं। हेल्प फॉर ब्लड ब्रेन क्लॉटिंग, सॉरी ब्रेन में ब्लड का जो ट्रांसफ्यूजन है उसमें हेल्प करते हैं। सीक्रेट न्यूरोट्रॉपिक हार्मोन्स, टेक्स पोटेशियम वाटर न्यूरो ट्रांसमीटर और सोर्स ऑफ न्यूरल स्टेम सेल्स का इपेंडाइमल सेल्स क्या होती हैं? ये न्यूरल स्टेम सेल्स का सोर्स होती हैं और बैरीज बाउंड्रीज क्रिएट करती हैं, किसके लिए? बाहर से जो भी सर्टेन सबस्टेंस आते हैं तो ये भी एक बाउंड्री क्रिएट करती हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे पॉइंट नोट कर लीजिएगा, ग्लियल सेल्स से रिलेटेड हैं। ग्लियल सेल्स का काम क्या होता है, कैसे वो इवॉल्व होती हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनको नोट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आगे एनसीईआरटी क्या लिखती है उसकी भी बात करते हैं। When a neuron is suitably stimulated, an electrical distribution is generated which swiftly travel along its plasma membrane. Arrival of the distribution at the neuron's endings or output zone triggers events that may cause stimulus or inhibition of adjacent neuron and other cells। तो ये ध्यान रखेंगे, ये काम किसका होता है? ये काम होता है ग्लियल सेल्स का। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब अगला पॉइंट आपको देखने से पहले ये आपको एक फिगर दिखाई दे रहा, फिगर में आप देख रहे हो कि ये एक न्यूरॉन सेल है और जहां जहां पर ये आपको लाइट जैसा रिएक्शन दिखाई दे रहा ना, ये आपको लाइट जो दिखाई दे रही है, ये लाइट क्या है? एक्चुअल में ये इम्पल्सेस का जो जनरेशन है, इम्पल्सेस आ रहे हैं जा रहे हैं, तो वो एक तरह से इलेक्ट्रिक वे में ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है। ऐसा जाल के समान स्ट्रक्चर होता है और इसमें जो ये लाइट दिखाई दे रही है, एक्चुअल में ये क्या है? ये इम्पल्सेस हैं जो आ रहे हैं, मतलब कि बाहर से इम्पल्सेस आ रहे हैं, अंदर से ब्रेन के थ्रू जा रहे हैं, तो वो सारे के सारे इम्पल्सेस हैं जो आपको ऐसे दिखाई दे रहे हैं। देखिए, ठीक है, ऐसा दिखाई देता है हमारा ब्रेन, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है ब्रेन्स में, ठीक, ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा हमारे ब्रेन में। ये नर्व इम्पल्सेस हैं जो कि जनरेट हो रहे हैं और ये एक तरह की लाइट को या इलेक्ट्रिकल वे होता है इनका ट्रांसपोर्ट का। तो जैसे लाइट, मान लीजिए एक क्या है, एक तार है, तार के अंदर जो लाइट दौड़ती है उसके ऊपर से एक रबड़ लगा होता है ना, प्लास्टिक का कवर होता है। अगर प्लास्टिक का कवर हटा देंगे तो अगर उसको डायरेक्ट टच करेंगे तो उसमें शॉक लगेगा। वैसे ही इनमें भी बाहर से देखिए, बाहर से माइलिन शीथ का कवर होता है और अंदर से ये इम्पल्सेस जाते हैं, ठीक। और आगे देखते हैं, ये देखिए और स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, जिसमें आपको इम्पल्सेस एक जगह से दूसरे जगह ऐसे। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखेंगे, एक टाइम पे हमारे ब्रेन में करोड़ों की संख्या में नर्व इम्पल्सेस क्या हैं, आते जाते रहते हैं। मतलब कि इतना सोचिए, एक कोई ऐसा पावरफुल सिस्टम है जहां पर इतने से ज्यादा इम्पल्सेस आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ जा रहे हैं और वो कंटिन्यूअस काम कर रहा है, दिन रात कंटिन्यूअस वो काम कर रहा है। तो वैसी कोई मशीन है जो हमारा ब्रेन है ना। तो सोचिए कितना पावरफुल मशीन है हमारा ब्रेन। चलिए देखिए, when you are born you have all the neurons that you will ever have. They are not all connected thought that happens when you learn new things। देखिए, जब चीजें क्या होती हैं, हम कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करते हैं, चीजों को सीखते हैं, तब हमारे ब्रेन में जो न्यूरॉन्स होते हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि जब हम पैदा होते हैं या जब बच्चा बॉर्न होता है उस टाइम पे लगभग 100 बिलियंस क्या होते हैं, न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। और न्यूरॉन्स बॉडी के एक ऐसी सेल्स हैं जो कि कभी डिवाइड नहीं करते हैं, वो जैसे हैं वैसे ही बने रहते हैं, वो उनमें कोई भी डिवाइडेशन नहीं होता है। अच्छा, इतने सारे न्यूरॉन्स जब पैदा हुए हैं तभी से प्रेजेंट है, तो बच्चा तब से स्मार्ट क्यों नहीं होता? वही बात हो गई, क्यों? क्योंकि ये आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं होते हैं। अब मान लीजिए कोई एक तार है, ठीक है,
कोई एक बिजली का खंभा है, वहां पर लाइट तो है लेकिन वो एक ऐसी जगह पर खड़ा है जहां पर बाकी बिजली की तारें उससे कनेक्टेड नहीं है, जो हो सकता है पूरे लाइट को पूरे शहर को कनेक्ट करती हो। तो वैसे ही बात है कि वो न्यूरॉन्स तो प्रेजेंट होते हैं लेकिन वो इंटरकनेक्टेड नहीं है। अब जब इंटरकनेक्टेड होंगे और वो इंटरकनेक्टेड होते हैं ड्यू टू सम जब बाहर बड़े होते हैं तो उसमें फिर आपस में क्या होगा, इंटरेक्शंस होगा, बाहर का वातावरण देखेंगे, बाहर की चीजें समझेंगे, जिससे ब्रेन एक्सरसाइज होती है। और उसी ब्रेन एक्सरसाइज के थ्रू जब नई चीजें सीखते हैं उससे फिर हमारा ब्रेन एक तरह से कनेक्ट होता है न्यूरॉन्स से और वो इंटरकनेक्टेड होते हैं, तब जाके हम इंटेलिजेंस में शो करते हैं। ठीक है, देखिए एक ब्रेन मिथ है कि ब्रेन सेल्स स्टॉप ग्रोइंग व्हेन यू रीच एडल्टहुड। ये एक मिथ है, मतलब कि झूठ है कि ब्रेन सेल्स क्या है, ब्रेन सेल्स स्टॉप ग्रोइंग व्हेन यू रीच एडल्टहुड। जब आप बड़े हो जाते हो उसके बाद आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है या आपका दिमाग ग्रोथ करना बंद कर देता है। बट एक्चुअल में फैक्ट ये है कि न्यूरॉन फ्लोरिश एंड चेंज थ्रू आउट योर एंटायर लाइफ। मतलब कि आपकी पूरी लाइफ टाइम में आपके जो न्यूरॉन्स हैं वो कुछ ना कुछ, अगर आप अपने ब्रेन को ऐसी चीजें बाहर से देते रहोगे तो वो हमेशा कुछ ना कुछ नया करेगा, हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखेगा। ऐसे समझिए जैसे कि कोई एक काम करने वाला बंदा है, ठीक है, जो एक नॉर्मल मान लीजिए किसी कंपनी में काम कर रहा है, तो कंपनी में काम करने से पहले जब वो एडल्ट कंडीशन में था उसका नो डाउट दिमाग बहुत अच्छा था, वो काम में बहुत अच्छा था। लेकिन जब उसने कंपनी में काम करना चालू किया उसके 10 साल बाद जब आप उससे मिलोगे तो उसकी जो ग्रोथ हुई होगी ब्रेन की वो और ज्यादा हो गई होगी। क्यों? क्योंकि वो कंटिन्यूअस अपने ब्रेन को काम देता रहता है, काम देता रहता है, जिसकी वजह से उनके ब्रेन के जो दिमाग के न्यूरॉन्स हैं वो आपस में इतने इंटरकनेक्टेड होते गए और वो आगे आने वाले 10-20 साल में भी उतनी ही ज्यादा ग्रोथ करेगा। मतलब कि जितनी आप ब्रेन की एक्सरसाइज करवाओगे उतनी तेज से वो रैपिड ग्रोथ करेगा। तो ऐसा नहीं है कि आप बड़े हो गए तो एकदम से क्या हो गया, जब तक आप एडल्टहुड में आते हैं, मतलब कि आप एक युवा अवस्था में आते हैं तभी तक आपके ब्रेन की ग्रोथ होती है, ऐसा कुछ नहीं है। जितना टाइम आप अपने ब्रेन को एक्सरसाइज करवाओगे, उसको दोगे, उतना टाइम वो अपने आपको ग्रोथ करेगा। ठीक है, तो ये न्यूरॉन्स का काम होता है। न्यूरॉन्स का काम ऐसा है कि वो इंटरकनेक्टेड होते हैं, आपस में इंटरकनेक्टेड करके वो ग्रोथ करते हैं और जितना आप उनको इंटरकनेक्टेड करवाओगे एक दूसरे से उतना वो ग्रोथ करेंगे। ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो ये मिथ है कि ब्रेन सेल्स स्टॉप ग्रोइंग व्हेन यू रीच्ड एडल्टहुड। जब आप बड़े हो जाते हो, एडल्टहुड में पहुंच जाते हो, तो ब्रेन सेल्स स्टॉप कर देती हैं या अपने आप को ग्रोथ नहीं करती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप जितना काम उसको दोगे उतना वो ग्रोथ करेंगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ईच न्यूरॉन इज कनेक्टेड टू अदर न्यूरॉन्स बाई up to 40,000 individual connections called synapse between cells, multiplying 100 billion neurons times 40 times synapse is equivalent to the brains having more connections in it that there are stars in the आप ऐसे समझिए कि हमारा ब्रेन है, इसमें आप देख पा रहे हैं कि लगभग 40,000 इंडिविजुअल कनेक्शंस होते हैं जिनको सिनेप्स कहा जाता है और ये 100 बिलियन न्यूरॉन के साथ कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो एक पूरा ऐसा ब्रह्मांड में एक जाल बनता है। जैसे ब्रह्मांड में आप देखते हो ना कि एक वैसे देखते हैं कि कितना सारा तारों का समूह है जो आपस में इंटरकनेक्टेड हो रहे हैं, तो वैसे ही हमारे ब्रेन में भी प्रेजेंट है, वैसा ही सिस्टम प्रेजेंट है। आपस में इतने सारे न्यूरॉन्स इंटरकनेक्टेड हो रहे हैं, ठीक है, जिनकी संख्या इतनी ज्यादा है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर कुछ न्यूरॉन सेल्स दिए हैं। मोस्ट स्पेशलाइज्ड सेल्स इन एनिमल्स, लॉन्गेस्ट सेल्स है ब्लू व्हेल न्यूरॉन, ये लगभग होता है 10 से 30 मीटर होता है। ठीक है, लॉन्गेस्ट सेल्स जो कि कहाँ पर होता है, ब्लू व्हेल, व्हेल में आपने सुना है ना, ब्लू व्हेल में ये 10 से 30 मीटर होता है। जिराफ का एक्सॉन कितना होता है, ये 5 मीटर्स होता है। और ह्यूमंस के न्यूरॉन्स कितने होते हैं, ये 1 से 2 मीटर लंबे होते हैं। नर्वस सिस्टम अलाउज फॉर 1 मिली सेकेंड रिस्पॉन्स टाइम, ध्यान रखेंगे, मतलब 1 मिली सेकेंड में हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो रिएक्ट करता है। कितना जल्दी रिएक्ट करता है ये देख पा रहे हैं। आगे देखेंगे।
देखिए, स्ट्रेस लिटरली किल्स योर ब्रेन। स्टडीज हैव फाउंड दैट months of exposure to stress can permanently destroy neurons in your brains, which affects learning, impulse control, reasoning and memory। ध्यान रखेंगे, जो आपका तनाव है, स्ट्रेस है, ठीक है, जो आप टेंशन लेते हो, वो आपके न्यूरॉन्स को किल करता है। ये एक फैक्ट है और ये रिसर्च में भी पाया गया है। न्यूरॉन्स के लिए ऐसा साइंटिस्ट ने देखा, खोजा। तो जो बहुत ज़्यादा चिंतित लोग रहते हैं, जो बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, उनके जो न्यूरॉन्स हैं वो धीरे 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 खत्म होते रहते हैं। खत्म होंगे तो ऑब्वियस सी बात है, न्यूरॉन्स खत्म होंगे, ब्रेन की क्षमता में कमी आएगी और धीरे 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 वो इंसान कहाँ जाएगा, वो न्यूरॉन्स खत्म हो रहे हैं, डेड की अवस्था में जा रहे हैं, तो इंसान की जो बौद्धिक स्तर है वो धीरे धीरे कम होती रहती। इसीलिए कहा जाता है कि टेंशन मत लीजिए किसी चीज को, खुश रहिए, खाइए पीजिए, काम करिए, ठीक है, और हैप्पी रहिए। जितना हो सके आप खुश रहेंगे। खुश होने के साथ आपको पता है हमारा जो नर्वस सिस्टम है और एंडोक्राइन सिस्टम है, ये दोनों सगे भाई बहन की तरह काम करते हैं। नर्वस सिस्टम का काम ऐसा है कि वो थोड़ा जल्दी रिएक्ट करता है और जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो थोड़ा आराम से रिएक्ट करता है, लेकिन दोनों का कोऑर्डिनेशन है तभी हमारी बॉडी बैलेंस रहती है। अब दोनों में कोई भी गड़बड़ हुआ तो दोनों में असर पड़ेगा, है ना। तो वैसे ही अगर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेंगे, बहुत ज़्यादा चीज़ें सोचेंगे, बहुत ज़्यादा थिंकिंग ऐसी है कि चिंतित हैं, पूरे दिन भर खाना नहीं खा रहे हैं, प्रॉपर नींद नहीं ले रहे हैं, उसकी वजह से आपका जो नर्वस सिस्टम है वो डैमेज हो रहा है। नर्वस सिस्टम यदि डैमेज होगा तो आपका हार्मोनल बैलेंस डैमेज होगा, हार्मोनल बैलेंस डैमेज होगा, बॉडी भी डैमेज होगी। तो जिसकी वजह से एक टाइम में क्या होगा, इंसान फिर धीरे धीरे खत्म होने लगता है, ठीक है। तो ये एक साइंटिफिक रिसर्च है जिसमें पाया गया कि स्ट्रेस लिटरली किल्स करता है आपके ब्रेन को। स्ट्रेस मतलब कि ज्यादा आप टेंशन लेंगे, मरेंगे, उसके बाद क्या होगा, सॉरी, ज्यादा टेंशन लेंगे तो वो आपके ब्रेन को खत्म करता है, न्यूरॉन्स को खत्म करता है, और न्यूरॉन्स जब खत्म होंगे बौद्धिक स्तर कम होगा, उसके बाद आपका जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसमें भी इफेक्ट पड़ेगा, जिसकी वजह से बाद में ये होगा कि इंसान धीरे धीरे कहाँ पर जा रहा है, धीरे धीरे वो एक तरह से मौत की कगार की तरफ बढ़ रहा है ना। Brain fact: neurons that wire together, that is repeated behavior, good or bad, get wired into the brain and become more likely to be triggered in the future। ये एक काम होता है जब आपको कहा जाता है, जैसे हम छोटे होते हैं, बच्चे, जब हम लोग बच्चे थे या अभी बच्चे हैं, तो उनको बार बार चीजें रिपीट की जाती हैं, ये सुनो, ये पढ़ो, ये करो, अच्छा अच्छा उनको सिखाया जाता है ना। कोई गंदी आदत कर दी तो उसको मारा जाता है, डांटा जाता है कि ये मत करना दोबारा, तो उसके दिमाग में ये चीजें बिठाई जाती हैं कि ये गलत है। अब वो अगर उस चीज को रिपीट कर रहा है, अच्छा गलत है गलत है गलत है, तो हमारा ब्रेन भी उस चीज को क्या करता है, रिपीट करता है और उस चीज की तरफ हमको नहीं ले जाएगा। दूसरी चीजें हैं, जब हम कोई अच्छी चीजें कर रहे होते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, कुछ अच्छा देख रहे हैं, कुछ अच्छा सुन रहे हैं, तो उस टाइम पे हमको क्या होता है, हमारा ब्रेन ऐसे रिएक्ट कर रहा है या हमको बाहर से बताया जा रहा है कि नहीं ये चीजें अच्छी हैं, इनको और रिपीट करो और सुनो और बोलो और पढ़ो, तो उसके लिए फिर हमारा ब्रेन भी वैसे वर्क करता है और वैसे ही फ्यूचर आगे चलता रहता है, ठीक है। तो ब्रेन को आप जैसी चीजें दोगे, बाहर से अगर अच्छा दोगे तो अच्छा रिएक्ट करेगा, बाहर से बुरा दोगे तो बुरा रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है फ्यूचर आपका कैसा होगा, जैसा आपका बचपन होगा। इसीलिए कहा जाता है ना कि बचपन अगर अच्छा होगा तो आने वाला अगर फ्यूचर आप देखोगे, बड़े होंगे तो वो बच्चे स्मार्ट होते हैं। अगर बचपन में उनको चीजें प्रोवाइड की गई हैं, अच्छी शिक्षा दी गई है, अच्छा माहौल दिया गया है, तो उनका जो फ्यूचर होगा वो भी उसी चीज पर डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि भैया बचपन से वो रहे ही ऐसे हैं, उनका ब्रेन काम ही वैसे किया है कि उनको पता है कि बचपन से उन्होंने देखा है कि अच्छा ये चीज अच्छी है, उनके ब्रेन ने मान लिया है कि हाँ ये चीजें अच्छी हैं, ठीक है। तो वो फ्यूचर में भी वैसे ही काम करेगा कि नहीं वैसे काम हमने देखा था, ये चीज गलत है तो इसको तो नहीं करना है। तो वो बच्चे पहले से ही ऐसे हो जाते हैं कि फ्यूचर तक जाते जाते उनका ब्रेन ट्रेंड हो जाता है और उनको पता है कि ये चीजें ही करनी है, इसमें ही अच्छाई है। पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको शुरू से पढ़ाया जा रहा है तो उनको पता है कि ये चीज अच्छी है और उस चीज को ब्रेन एब्जॉर्ब करता रहता है, और फ्यूचर में जाके उनको अगर इधर उधर भटकते भी हैं तो ब्रेन कहता है भैया पढ़ ले, अभी टाइम है तेरा, है ना। और अभी आप लोग का भी वही टाइम है कि अभी पढ़ लो, नीट वाला पेपर आने वाला है, आपको भी पता है अगर एक अच्छे डॉक्टर बनना है तो आपको भी अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा, अपने ब्रेन को ट्रेन करना पड़ेगा, और जैसा ब्रेन के साथ ट्रिगर करेंगे वैसे ही आगे चीजें होंगी।
चलिए और आगे देखते हैं। डू यू नो दैट मिरर न्यूरॉन्स हेल्प शेयर इंफॉर्मेशन बिटवीन ईच अदर विदाउट नीडिंग टू वर्बली कम्युनिकेशन। क्या आपने ऐसा देखा है कि क्या होता है जब दो लोग होते हैं, जो दो दोस्त हो गए, मान लीजिए बहुत अच्छे दोस्त हैं, या हस्बैंड वाइफ हो गए, ठीक है, कोई भी हो सकता है, तो उनके बीच में आप कई बार ऐसे देखते हो, जैसे हम ऐसे समझते हैं कि यदि कोई चीज आप सोच रहे हो, कोई इंसान ऐसा है जो कि उसके मेंटल जो लेवल है वो आपसे बैलेंस हो रही है या आपसे मैच कर रही है, तो कई बार ऐसा होता है कि आप जो चीज बोलना चाहते हो वो इंसान समझ जाता है कि अच्छा, वो पहले ही बोल देता है। आपके दिमाग में वो चीजें, आपके मन में वो चीजें चल रही होती है, लेकिन दूसरा इंसान उस चीज को बोल देता है और आपको लगता है कि तुम्हें कैसे पता चल गया, आपको कैसे हो गया, या आपको कैसे पता चल गया, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं मिरर न्यूरॉन्स। एक्चुअल में ऐसा कहा जा सकता है कि साइंटिस्ट अभी तक ऐसा कोई प्रूफ तो नहीं कर पाए हैं कि ऐसा कोई टेलीकम्युनिकेशन जैसा कुछ होता है क्या, बट आपको पता है कि पूरे ब्रह्मांड में जो सबसे ताकतवर है वो हमारा ब्रेन है। क्यों? क्योंकि हमारे ब्रेन में ऐसी चीजें प्रेजेंट हैं जो कि खोज पाने के, इतनी मशीनें बन के इतनी सारी चीजें बन गई, तो वो कहाँ से, वो भी हमारा ब्रेन ही बना रहा है ना। जितनी भी न्यू डेवलपमेंट हो रहा है वो इंसान ही बना रहा है। दैट मीन्स कि सबसे पावरफुल जो मशीन है वो इंसान का ब्रेन है, वही सारी चीजें क्रिएट कर रहा है, वही जितनी मशीनें हैं, जितने भी तकनीकी हैं, वो बना रहा है। इंसान ने मशीनों को बनाया है, मशीनों ने इंसान को नहीं बनाया है। दैट मीन्स कि इंसान इज द मोस्ट पावरफुल एनिमल इन, और पूरे वर्ल्ड में सबसे जो पावरफुल एनिमल है वो इंसान ही है। ठीक है, तो कई बार ऐसे होता है जैसे कि आप सोचते हो कि अच्छा आज क्या है, जैसे मान लीजिए आप घर पे हो और हस्बैंड वाइफ है, और वाइफ पता चले सोच रही है कि यार आज क्या करें, आज चलते हैं मूवी देखने का प्लान है। पता चले हस्बैंड बाहर से आ रहे हैं और वो खुद ही कह देते हैं कि एक काम करते हैं, चलो मूवी देखने चलते हैं। तब होता है कि इनको कैसे पता चल गया, इनको कैसे पता चल गया कि मैं ये सोच रही थी, तो वो एक्चुअल में होता है, वो टेलीकम्युनिकेशन होती है, जो कि बिना बोले भी कई बार होता है ना, आप ऐसा बिना बोले भी लोग समझ जाते हैं, और वो जब दो लोग की मेंटल लेवल मैच कर रही होगी तब होता है। और ये काम होता है मिरर न्यूरॉन्स का। कोई ये मिरर न्यूरॉन्स जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं हमारे ब्रेन में, और इनका काम होता है कि ये जब अपने टाइप के ही न्यूरॉन्स दूसरे इंसान के ब्रेन में वैसे ही टाइप के न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं, तो ये आपस में कम्युनिकेट कर लेते हैं बिना बोले, बिना वर्बल कम्युनिकेशन के। ये आपस में न्यूरॉन इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं। और कई बार होता है, आपने देखा भी होगा, जैसे मूवीज वगैरह में देखते हैं ना, तो पता चले एक इशारे से बात कर रहा है और दूसरा समझ जाता है, वो बोल नहीं रहे हैं लेकिन फिर भी वो बात कर ले रहे हैं, एक इधर से कुछ कह रहा है तो दूसरा कुछ समझ ले रहा है ना। तो वो विदाउट वर्बल कम्युनिकेशन, जब न्यूरॉन्स ऐसे होते हैं कि एक कुछ कहना चाह रहा है लेकिन दूसरा पहले से ही वो समझ गया, तो वो मिरर न्यूरॉन्स की वजह से होता है। ये अक्सर देखने में मिलता है, ठीक है, और इसको कहा जाता है मिरर न्यूरॉन्स की, जो कि इनके हेल्प से इंफॉर्मेशन शेयर हो सकती है विदाउट वर्बल विदाउट वर्बल कम्युनिकेशन। एक दूसरे के बीच में ये आपस में बातचीत हो सकती है, ठीक है। और ये तब होता है जब कोई बहुत ज्यादा क्या है, बहुत ज्यादा उसने टाइम आपस में स्पेंड किया हो, तब जाके उनका मेंटल लेवल, या दो पर्सन ऐसे हैं जिनका मेंटल लेवल मैच कर रहा होता है, उनमें जो उनका जो कम्युनिकेशन है तभी स्ट्रांग होगा जब उनमें ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी, उनका जो मेंटल लेवल है वो काफी अच्छे स्तर पर देखने को मिलेगा। और एक चीज और होती है कि दो इंसान तभी एक तरह से ऐसे कम्युनिकेट कर सकते हैं जब उन दोनों का जो मिरर न्यूरॉन है वो उस लेवल पर, उस लेवल के नर्व इंपल्सेस जनरेट कर रहा होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये किसी के साथ भी हो जाता है, वो दो पर्सन वैसे ही होंगे जिनमें आप कहते नहीं कंपेटिबिलिटी अच्छी होगी। कंपेटिबिलिटी से मतलब क्या है, मतलब कि आप समझ रहे हो, वो आपको समझ रहा है, या आपकी चीजें वो समझ रहा है, उसकी चीजें आप समझ रहे हो। समझने से मतलब यही है ना कि आपके नर्व इंपल्सेस कैसे काम कर रहे हैं उसके प्रति, या उसके नर्व इंपल्सेस आपके प्रति कैसे काम कर रहे हैं, तो वही एक कम्युनिकेशन का माध्यम होता है। The human brain alone is believed to contain 100 billion neurons। लगभग ये 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं ह्यूमन ब्रेन में। जब बच्चा पैदा होता है उसी टाइम पर ये इतने बिलियन न्यूरॉन होते हैं, 100 बिलियन। और ये लगभग क्या होते हैं, 100 बिलियन, ये कंटिन्यूअस ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूअस फिर ग्रोथ होती है, ये इतने ही नंबर पे होते हैं, ठीक है।
और जैसे जैसे एडल्टहुड आती है उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी तो इनकी कमी होती, बढ़ोतरी नहीं होती, क्योंकि इनमें कोई भी सेल डिवीजन जैसा प्रोसेस नहीं होता है। ठीक। In 2013, a scientist injected human brain cell into a mouse brain, which improves the mouse memory and ability to learn. एक चीज और आपको पता है कि 2013 में एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया, एक चूहे को पकड़ा और एक ह्यूमन का न्यूरॉन उसके दिमाग में इंजेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से पता चल रहा है कि वो जो चूहा था उसमें लर्निंग एबिलिटी काफी अच्छी हो गई। दैट मीन्स कि आप समझ गए होंगे कि ह्यूमन में जो लर्निंग एबिलिटी है वो बहुत अच्छी है। बाकी जानवरों की तुलना में जो ह्यूमन का ब्रेन है वो काफी ज्यादा अच्छा डेवलप है। ठीक है, तो ये भी एक रिसर्च में पता चला है। चलिए आगे देखते हैं। आपको पता है कि कई बार क्या होता है, हम लोग रात में खा रहे हैं, पी रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, लेकिन हमको अचानक से नींद आने लगती है, तो हम क्या करते हैं, चाय या कॉफी लेते हैं। वो चाय और कॉफी लेने का मतलब क्या होता है कि ये जाके कुछ टाइम तक हमारे ब्रेन को स्लो डाउन कर देते हैं। ये जो कैफीन है या फिर ये एडिनोसिन, ऐसी चीजें हैं जो ये जाके हमारे ब्रेन को, ये एक तरह के ड्रग्स होते हैं जो हमारे ब्रेन के प्रोसेस को स्लो डाउन कर देते हैं। जैसा कि इसमें आपको दिखाई दे रहा, कैफीन कीप्स यू अवेक बाय ब्लॉकिंग एडिनोसिन रिसेप्टर। नॉर्मली व्हेन एडिनोसिन बाइंड्स टू इट्स रिसेप्टर, न्यूरल एक्टिविटी स्लो डाउन एंड यू फील स्लीपी। जब एडिनोसिन क्या करता है, आपके दिमाग से बाइंड करता है, आपके दिमाग के जो रिसेप्टर्स हैं उनसे बाइंड करता है, तो आपको धीरे धीरे फिर नींद फील होने लगती है ना, नींद आने लगती है। लेकिन जब आप कैफीन लेते हो तो ये कैफीन क्या करता है, इस एडिनोसिन से जाके रिएक्ट करेगा और इसके रिसेप्टर को ही ब्लॉक कर देगा, जिसकी वजह से नींद भाग जाती है ना। तो उसके लिए कैफीन लेते हैं। व्हेन caffeine binds to those receptor to block their activity, allows neural activities to break up, उसके लिए ये स्पीड अप कर देती है। सो यू फील अलर्ट, जिसकी वजह से आप अलर्ट फील करते हो, नींद गायब हो जाती है, तो उसके लिए कैफीन लिया जाता है। कैफीन क्या करता है, एडिनोसिन के जो रिसेप्टर हैं उनको कुछ टाइम के लिए ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से नींद फील नहीं होती है। ठीक है, तो सोते टाइम पता चल रहा है नींद आ रही है, तो उसके लिए कैफीन ले लिया जाता है। गलत, दारू नहीं, क्या पीते हैं, चाय या फिर कॉफी, है ना, क्या पीते हैं, चाय या फिर कॉफी। ठीक, चलो गलती से निकल गया अगर, तो बच्चों को तो मौका मिल जाता है कि मैम आपने तो बोला था दारू पी लेते हैं, यदि नींद आ रही है, नींद और दारू पियेंगे तो और हो जाएगा। चलिए ये आपको एक देखिए, एक नर्व सेल का एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। इसमें आप एक क्लियरली देख पा रहे हो, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, डायरेक्शंस ऑफ इंपल्सेस, इंपल्सेस बाहर से आ रहे हैं और ये न्यूक्लियस की तरह आते हैं, न्यूक्लियस की तरफ आएंगे, उसके बाद ये एक्सॉन वाले पार्ट से होके कहाँ पर जाएंगे, ये न्यूरॉन्स पे, अगले न्यूरॉन्स पे पहुंचेंगे। उसके बाद ये पूरे ऐसे ही इनमें ट्रांसफॉर्मेशन चलता रहता है। ठीक है, अगले न्यूरॉन्स पे पहुंचेंगे, फिर वो अगला न्यूरॉन्स फिर कहाँ जाएगा, वो फिर अगले मसल्स की तरफ जाएगा, बॉडी में अगले ऑर्गन्स पे पहुंचाएगा, तो वो काम कंटिन्यूअस चलता रहता है। ठीक है, तो ये देखिए, ये नेक्स्ट न्यूरॉन फिर अगले न्यूरॉन्स पे जाएगा, ये भी इधर इंपल्सेस जाएंगे, तो ये क्या होगा, ये डायरेक्शन ऑफ इंपल्सेस का है। सेल की तरफ आया, यहां से इंपल्सेस आए, ठीक, इंपल्सेस आए, न्यूक्लियस पे आए, न्यूक्लियस ने देखा अच्छा भैया समस्या क्या है, उसके बाद उसने समस्या को देखा और उसके बाद उसको सॉल्व करके एक्सॉन की तरफ भेजा। एक्सॉन ने क्या किया कि इसको वापस से कहाँ थे, एक्सॉन वाले पार्ट से ये वापस से फिर न्यूरॉन्स को अगले एक्सॉन वाले पार्ट से जो इंपल्सेस हैं वो अगले न्यूरॉन्स पे ट्रांसफर होते हैं कि अच्छा तुम यहाँ से आए हो, अब जाओ अगले वाले के पास जाओ। तो ये काम होता है और ये कंटिन्यूअस जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है वो कंटिन्यूअस ऐसे काम करता रहता है, जो हमारे ब्रेन में आपको ऐसे देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए बेटा ये यहाँ पर कंप्लीट होता है आपका पूरा का पूरा एनिमल टिश्यूज। अब इसमें एक टॉपिक आपका बचता है जो कि स्पेशलाइज्ड आपको दिया गया है, फ्रॉग। ठीक है,
तो फ्रॉग का लेक्चर एक ही लेक्चर में हम उसको खत्म करेंगे, उसको पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। इसको पढ़ लीजिएगा पूरा, एनिमल टिश्यूज बहुत ध्यान से पढ़िएगा। एनसीईआरटी 100% हमने कवर की है, क्योंकि एनसीईआरटी इसमें इनफ वैसे एनसीईआरटी ही दिया है, बाकी आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जितना मैंने डिटेल्स में आपको पढ़ा दिया है बस उतना आप पढ़ लेंगे तो बहुत है आपके लिए, ठीक है। नीट एग्जाम में इससे बाहर आपसे नहीं पूछा जाता है, मैंने 110% एनसीईआरटी कवर की है। एनसीईआरटी के बाहर भी कई बार होता है कुछ पॉइंट पूछ लेते हैं, लेकिन इस वाले चैप्टर में एनसीईआरटी में ही इतना दिया है कि आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो इतना पढ़ लीजिएगा बेटा जी। आगे पढ़ेंगे हम फ्रॉग, जो कि स्पेशलाइज्ड आपके लिए दिया गया है, ठीक है। अभी जो एनएमसी ने अपडेट किया था सिलेबस, तो उसमें 2 टॉपिक पहले आप पढ़ते थे, अर्थवर्म और कॉकरोच, उसको हटा के फ्रॉग कर दिया गया है। फ्रॉग हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू क्लास।